हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत ही शानदार हमारी भैया जी एक यूपी जी के और इतिहास ये आपका चला ही हुआ है और इतिहास से भी वैसे काफी डेज हो गए, लेकिन स्थापत्य कला भी हमारी साथ के साथ होती चल रही है। आप सभी को पता भी है कि यदि कहीं भी मंदिर वगैरह या किले वगैरह आ जाएं तो वो बाद में आपको चीजें ना करनी पड़ेंगी। ठीक है, कई टॉपिक यहीं पर आपके कवर भी हो रहे हैं। रविंद्र सैनी जी हमारे साथ हैं, नमस्ते सर जी। सचिन कुमार वर्मा जी गुड मॉर्निंग सर जी। कपिल कुमार गौतम, दिवेश कश्यप जी राधे राधे सर जी। और दीपक गेंगवार जी चरण स्पर्श आपको। तो भैया जी वीर जय हो गुरु जी, जय हो जी। तो एक बार है सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो। तो भैया जी तुगलक वंश चला हुआ था और तुगलक वंश में हम पढ़ पा रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक की बात सर जी हमने की और उन्हीं के दरबार में एक मोरक्को निवासी, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मोरक्को देश, जिसकी राजधानी रबात। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात, तो इन्हें आप नोट भी कर लिया करें। ठीक है, तो चीजें कई यहां पर मतलब कि आपको याद होती चली जाती हैं। तो राजधानी क्या थी मेरे साथी, रबात, और वहीं का एक निवासी इब्न बतूता, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आ जाता है। भारत आने के बाद भैया जी हाँ उसने एक रहेला नामक पुस्तक भी लिखी और पुस्तक लिखने के बाद फिर वो घूमा मेरठ, अमरोहा, संभल और कन्नौज की समृद्धि। उसने अपनी यात्रा वृतांत में मेरठ, अमरोहा, अमरोहा हो, संभल, कन्नौज, इनकी समृद्धि और डाक व्यवस्था का उसने वर्णन कर दिया था। अब इसी के साथ भैया जी 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बचपन का नाम था जोना खां, की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेरे साथी अगला फिरोज शाह तुगलक राज सिंहासन पर बैठ जाता है। एक नाम और आप लिखेंगे भैया, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। चलो मैं आगे ही लेकर चलूं आपको, मैं आगे ही लेकर चलूं आपको इस तरीके से। ठीक है ना, इसे ही कर लो। ठीक है, चीजें समझ में तो आ रही होंगी आपकी, ना आ रही है भैया? चलो, एक शासक, एक सुल्तान, ये मैप दिखाई पड़ रहा है आप सभी को। चलो, एक और राज सिंहासन पर बैठा जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। कौन सा? तो सर जी फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक की टाइम पीरियड की बात तो सर जी ये 1351 से 1389 ईस्वी तक राज सिंहासन पर बैठ जाता है। 1351 से 1389 ईस्वी तक ये भैया जी मतलब कि राज सिंहासन 88 नवासी 88 होगा, एक सेकंड, 1388 में मृत्यु हो जाती, सही है। 1388 तक ये राज सिंहासन पर बैठा और जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। भैया जी बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर को बसाया था। फिरोज शाह तुगलक जब राज सिंहासन पर बैठा तो इसने 300
नए नगरों को बसाया और जिनमें से मेरे साथी एक जौनपुर और उत्तर प्रदेश का एक फिरोजाबाद। आपने पढ़ा होगा सर, एक बार तो हम आएंगे यहां पर, ठीक है ना। आपका जो है क्या हो गया भैया, फिरोजाबाद ये रहा आपका, ठीक है। एक तो ये आपका फिरोजाबाद किसने बसा दिया था, तो आप बताएंगे सर जी ये आपका होगा भैया जी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अब क्वेश्चन यहीं पर बनता है, पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन कि भैया जी नए नगरों की स्थापना, नए नगरों की स्थापना, नए नगरों की, नए नगरों की स्थापना। अब नए नगर कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश में तो दो बहुत इंपोर्टेंट हुए, एक भैया जौनपुर और एक आपका होगा फिरोजाबाद। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से क्योंकि शिक्षा का केंद्र हो गया था जौनपुर, वे एक होगा आपका फिरोजाबाद, एक आपका बनेगा फिरोजाबाद। ये किसने बसाए हैं, तो आप बताएंगे सर जी ये बसा दिए मतलब कि फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलो भाई ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो जौनपुर और फिरोजाबाद नामक नगर किसने बसाए थे, तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी ये बसा दिए फिरोज शाह तुगलक ने। अब कई बार अभी एक एक परीक्षा हुई थी एएनएम की, और उसमें जब ये जो क्वेश्चन आया था कि जौनपुर नामक नगर को मतलब फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में बसाया था। अब वहां के कह रहे थे सर जी आपने जो है, मेरी जब स्टार्ट हुई थी कक्षाएं, तो आपने बोला सर जी एएनएम के पेपर को देख लो जी, उस लेवल से करना। तो मैंने आपसे यही बोला था कि भैया थोड़ा सा धैर्य रखो, सारी चीजें मतलब कि क्लियर होती चली जाएंगी। तो तब तक मैंने ये चीजें ना पढ़ाई थी, तो आज ये पॉइंट तो आप करेंगे सर 1359 ईस्वी में। कब की बात, तो सर 1359 ईस्वी में, हाँ सर जी 1359 ईस्वी में अपने चचेरे भाई, अपने कैसे भाई, तो आप लिखेंगे चचेरे भाई, चचेरे या यही लिख दो, चचेरा ना लिख के 1359 ईस्वी में अपने चलो चचेरे ही कर दो, ठीक है। आज अभी बात बन जाएगी। अपने चचेरे भाई, और चचेरे भाई का नाम था जौना खां। अब ये जौना खां कौन है, ये आप सभी को पता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक था जौना खां की स्मृति में। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, कई बुकों में और कहीं कहीं आपको ये 1358 भी मिल जाएगा जी। ये क्या मिल जाएगा, 1358 भी मिल जाएगा। मतलब ये कहीं कहीं 1358 और कहीं कहीं आपको 1359 मिलेगा। तो इसलिए मेरे साथी इसे आप जो है आप कर देंगे भैया जी 1359। अब बात आती सर जी जौनपुर की, ये आपका हो गया सर जी जौनपुर, और वो हो गया आपका फिरोजाबाद, और ये बसा दिया ये किसने, तो आप कर देना 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई, और चचेरे भाई का नाम क्या था, मतलब जौना खां। ये पॉइंट आप करेंगे। चलो जी, अब दूसरी बात क्या होगी इसी से, फिरोज शाह तुगलक से मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ लेख को देखो भैया जी। मेरठ में यहां जगह एक अशोक का स्तंभ लेख था मेरठ, और मेरठ से कहा, तो आप बताएंगे सर जी दिल्ली। मैंने पहले यदि आप पढ़ा होगा आपने कौन सा समुद्रगुप्त वगैरह, ये मैंने बताए होंगे कि इनके स्तंभ लेखों को जब मतलब गुप्त साम्राज्य कराया तो उसमें पॉइंट कराया होगा, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे मेरठ स्थित, मेरठ स्थित, मेरठ स्थित अशोक स्तंभ लेख को, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ लेख को, लेख को
दिल्ली लेकर आया। ठीक है, दिल्ली लेकर आया। तो ये अपने अब यहां जगह इस मेरठ में एक अशोक का स्तंभ लेख था। ठीक है, मेरठ स्थित अशोक लेख को कहां जगह, एक टोपरा में भी था, लेकिन वो हरियाणा का यमुनानगर में, और मेरठ स्थित अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लेकर आया। कौन? तो भैया जी यहां हेडिंग डली हुई है, फिरोज शाह तुगलक। यहां पर हेडिंग डली हुई है, तो आप कर देंगे कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। एकदम शानदार तरीके से आप करेंगे। मेरठ स्थित अशोक स्तंभ लेख को बहुत बढ़िया फिरोज शाह तुगलक ही लेकर आया, और इसे छोटी लाट वगैरह के नाम से जाना जाता है। सर इस जौनपुर में एक शाही किले का कंस्ट्रक्शन करवाया था इसने, जौनपुर में ही। ठीक है ना, 1362 ईस्वी में, 1362 ईस्वी में शाही किले का कंस्ट्रक्शन, शाही किले का निर्माण, शाही किले का क्या करवा दिया सर? निर्माण। अब मैं ऐसी मैप में लिखता चले करूंगा। ठीक है, इसी जौनपुर में सर 1362 ईस्वी में शाही किले का कंस्ट्रक्शन करवाया, और साथ ही जौनपुर को 1359 ईस्वी में अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में बसा दिया। मेरठ में एक अशोक स्तंभ लेख था, उसे दिल्ली लेकर भी गया फिरोज शाह तुगलक। इसने मेरे साथी 300 नए बागों को भी लगवाया था। ठीक है जी, दिल्ली में कहां लगाया गया है अशोक स्तंभ लेख? तो भैया दिल्ली में जो है ना, ये आपके अब तो ये ध्वस्त ही हो लिए सारे पॉइंट ही वहां के देखूं तो ध्वस्त हो गए। जो पुरानी दिल्ली ही अब इन्हीं पर कहीं हुमायूं का किला बन गया, कहीं खैरुल मंजिल बन गई, कहीं कुतुब मीनार बन गई है। तो ठीक है ना, अब जैसे कि लोह स्तंभ है वो कुतुब मीनार की परिसर में रखा हुआ है, तो ये वहीं पर है। ठीक है ना, तो अब ये पॉइंट आप इन्हें भी एकदम राइट करेंगे कि 1362 में शाही किला, और ये शाही किला कहां पर स्थित है? तो आप बता देना सर जी, जौनपुर में। यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में आया? हाँ सर जी, यहां पर आप सभी की समझ में आया। चलें आगे। चलो सर, अब देखो इसने तो इतना कर दिया, अब इसके बाद एक आता है सर जी, देखो तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया सर जी। 1397 ईस्वी की बात थी, तैमूर लंग ने जब अटैक किया भारत पर, तो उसने भैया जी तुगलक वंश को वखीर कर फेंक दिया। और उसके बाद खिज्र खान ने एक सैयद वंश की स्थापना की 1414 से 1451 तक, जो कि मेरे साथी एक अयोग्य सा ही जो वंश ठहरा। उसके बाद आता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोधी वंश को। लोधी वंश में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन आगरा नामक शहर, किसी भी परीक्षा को आप देख लेना मिलेगा ही। अब लोधी वंश में चलने से पहले पहले मैं आपको लेकर चलूंगा भैया जी इनके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ी जाऊंगा, है ना। चलो अब ये और पॉइंट, अभी देखो जौनपुर चलेगा, जौनपुर में सरकी राज्य भी आएगा। जौनपुर में सरकी साम्राज्य में पढ़ाऊंगा ना, तो वहां जगह सारी चीजें आएंगी। तो आप करेंगे सर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? अब अभी मैंने बताया ना है कि जौनपुर को सिराज हिंद, अब जब सरकी साम्राज्य आएगा, ठीक है ना, जब सरकी साम्राज्य आएगा ना, हाँ खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। जब मतलब कि ना, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र ना था खिज्र खां, वो अलग था। ठीक है, अब मतलब कि उसमें बताऊंगा सिराज हिंद। तो आप वैसे तो आप सभी को पता ही होगा सर जी, आपका जौनपुर राइट होगा। जौनपुर क्या हो गया सर जी? राइट। और एक और बात बताऊं, जौनपुर यदि पॉइंट लिखना चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हैं फरीद। ये क्वेश्चन बहुत आता है। फरीद जो आगे चलकर शेर शाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा कहां प्राप्त की थी? तो सर जौनपुर में ही प्राप्त की थी, वो मैं लिखा दूंगा। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ लेखों को लाकर उत्तर प्रदेश के
किस क्षेत्र के पास स्थित जो है स्थापित किया था? बताओ। फिरोज शाह तुगलक मेरठ और टोपरा से तो अशोक स्तंभ लेखों को ले गया और उसने कहां कहां पर लगाए हुए? लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली या वाराणसी? तो भैया जी दिल्ली तो ले गया था, अभी जस्ट कराया मैंने। भैया आप बताएंगे कहां? तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, दिल्ली ले गया था। चलो अगला क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है सर, इसे कांच की चूड़ियां कहा जाता है, ये सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। जो फिरोजाबाद जो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है ना, जहां नगर निगम भी है भैया, ये जो है सुहाग नगरी। मतलब और एक और बात, इसी फिरोजाबाद में चंदावर का मैदान। हाँ सर जी, कौन सा? चंदावर। चंदावर का जो युद्ध आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा है, 1194 में मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के बीच हुआ था वो। ठीक है जी। क्वेश्चन स्ट्रक्चर सही नहीं है। 2 है 2। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के पास? अब दिल्ली हमारे उत्तर प्रदेश से भिड़ा ना गाजियाबाद से। ए भैया मतलब कि देखा जाए तो गाजियाबाद से हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर से, तो ये बागपत से तो ये भिड़ा हुआ है ना, ऐसे ही तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये ही क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। आप अगला क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी दौलताबाद ले जाते समय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अस्थायी शिविर बनाया था? और मैंने बताया भी उसे अपना अस्थायी राजधानी भी बना लिया था। ठीक है, उसे अपना जो है, मैं सारी चीजें बताऊंगा शैलेश कुमार जी। ठीक है, आप पूछने की जरूरत ना पड़ेगी, चिंता मत करो, चीजन ने आने दो। ठीक है, अब मैं बीच में ना जो है टॉपिक छेड़ूंगा कि सिराज हिंद क्यों कहा जाता है। अभी जौनपुर पूरा का पूरा चलेगा, वो सर की साम्राज्य पूरा का पूरा आएगा, तो धैर्य पकड़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो। तो आपको मैंने बताया सर जी स्वर्ग द्वारी। मैंने आपको क्या बताया था भैया? स्वर्ग द्वारी। एकदम करेक्ट है ना भाई, यही तो बताया था, स्वर्ग द्वारी। आगे बढ़ो। किस तुगलक शासक ने बहराइच में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? मैंने कल बताया होगा, सूफी संत सलार मसूद जो गाजी थे, इनकी दरगाह की यात्रा किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर जी किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मैंने बताया होगा कि भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने बहराइच में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत थे और जिनका नाम था सलार मसूद गाजी। ठीक है ना, ये बहराइच में चित्तौरा एक झील पड़ती है। कौन सी सर जी? चित्तौरा झील। और वहां पर महाराजा सुहेल देव और इस जो ये संत, अब तो संत बन गया, ये पहले महमूद गजनवी का सेनापति था। मसूद गाजी के मध्य युद्ध होता है। ठीक है ना, तो वो बहराइच में चित्तौरा झील। अगला क्वेश्चन देखो जी। फिरोज शाह तुगलक के समय उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अकाल राहत के लिए पहली बार व्यापक नहर प्रणाली का विस्तार किया गया था? इस क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से, अब नया क्वेश्चन होगा जी। ये आप सभी को पता है कि क्वेश्चन कैसा है, नया, लेकिन आप सभी को बताना भी होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपके सामने पहुंच गया ये नया, लेकिन क्वेश्चन आप लिख भी लेना। देखो सारी चीजें ना हो पाती हैं, तो इसलिए मेरे साथी इसे जो है आप लिखते भी रहना। अब अकाल राहत वैसे तो मैंने लिखवा दिया होगा, और ये आपका 2 आब क्षेत्री होगा। कौन सा? 2 आब क्षेत्र। तुगलक काल के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना, जिसे पूर्व का द्वार भी कहा जाता था? जिसे तुगलक काल के दौरान उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया, जिसे पूरब का द्वार भी? तो आप लिखेंगे सर जी जौनपुर को। किसे कहा जाता है सर? एकदम राइट बता रहे हैं महाराज, तो आप जौनपुर कर देना जी। आगे बढ़ो सर।
तुगलक स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता। ठीक है, ये आप पॉइंट ये मैंने ना बताया वैसे, अब वैसे अलग भी दिखाई पड़ी जाएगा। तुगलक स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता ढलवा दीवारें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की किस इमारत में स्पष्ट दिखाई देती हैं? तो लखनऊ का इमाम बाड़ा, ये तो अवध काल में, ठीक है ना। झांसी का किला नाची, तो आपका राइट आंसर मेरे साथी ये बनेगा आपका क्या, जौनपुर की शाही मस्जिद। हाँ सर, जौनपुर की क्या होगा, तो शाही मस्जिद, ये एकदम करेक्ट होगा जी। आगे बढ़ेंगे सर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद, ये द्वारा कैसे क्वेश्चन आ गया? चलो भैया, हाँ ये आओ। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति मीन्स याद में की थी? जल्दी बताओ। इसे और बताओ स्पीड के साथ। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति मतलब याद में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, और इनके बचपन का, इसके बचपन का नाम था सर जी जौना खां। इसके बचपन का नाम क्या था? तो आप राइट करेंगे भैया जी जौना खां। ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट होगा। अगला देखो जी। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कि सुल्तान द्वारा बसाया गया था? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश फेमस फॉर इट्स ग्लास इंडस्ट्री वाज फाउंडेड बाय विच सुल्तान? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का भी जवाब। तो ये भी भैया जी आपका फिरोज शाह तुगलक। भाई मैंने बताया ना, फिरोजाबाद किसने बसा दिया? तो सर फिरोज शाह। ठीक है, ओके, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ में स्तंभों को, ये तो बता ही दिया सर जी, दिल्ली मंगवा कर स्थापित करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश अशोक के अभिलेखों को समझने के लिए, हाँ ऐसी भी क्वेश्चन आ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अशोक के अभिलेखों को समझने के लिए विद्वानों को नियुक्त किया था? तो सर जी मेरठ में। भाई अशोक के अभिलेखों को, ठीक है, अशोक के अभिलेखों को मतलब कि जब मेरठ में स्थित था वो स्तंभ लेख, तो उसे पढ़ने के लिए विद्वानों को नियुक्त किया कि इन्हें पढ़ो। अब वो कहा, मेरठ में ही तो होगा, तो मेरठ में। चलो अगला। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए खैरात एक दान विभाग था। लाभ उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को किस रूप में मिलता था? मुफ्त बीज वितरण ना, गरीब लड़कियों के विवाह और विधवाओं की सहायता के लिए। ठीक है, ये आप एकदम राइट करेंगे, ये आप एकदम करेक्ट करेंगे। आ रही है बात समझ में? चलो जी, चलो भैया। बाबू सतीश कह रहे हैं भैया टाइम पास कर रहे हो, तो कल से ना कराने खाए ना फिर। ठीक है, और मैं तो भैया इतना जो है करता रहता हूं, और उसमें भी आप जो है जब नकल निकालते हैं ना, फिर मन दुख हो जाता है। अब कुछ ये कहेंगे कि सर जी साथ के साथ जो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन लाया करो, अब नो टाइम पास कर रहे हैं। अब भैया यदि ऐसा आपको लग रहा है तो कल से ना करूंगा, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में। अब ये यही तो दिक्कत हो जाती है, यहां दिक्कत बन जाती सारी की सारी, ये दिक्कत है। ठीक है, अब देख लो बाबू सतीश जी, इन्हों कह रहे हैं इनका नंबर दो, हम बताएंगे इन्हें टाइम पास कैसे हो रहा है। चलो भैया, अच्छा ठीक है, अब चलो। फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास कटेहर के विद्रोह को दबाने के लिए एक सैन्य अभियान, अब मैंने बताया था जो एक कटेहर जो था, ये आपका सरजी रोहेलखंड, रोहेलखंड, हाँ बदायूं बरेली संभल।
ठीक है, ये आपका जो है एकदम राइट होगा, ये एकदम राइट है। ठीक है, रोहिलखंड जो कटेहर बोलते थे। आगे बढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर में किस प्रसिद्ध किले का निर्माण करवाया था जो गोमती नदी के किनारे स्थित है? मैंने बताया सती शाही किला। कौन सा किला होगा? शाही किला। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, फिरोज शाह तुगलक द्वारा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर भी कौन सा कौन सा कर पहली बार लगाया गया? तो जजिया। भाई, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही था। आगे बढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के मंदिरों को नष्ट कर वहां के पुस्तकालय से संस्कृत ग्रंथ प्राप्त किए थे? एक और क्वेश्चन होगा सरची, तो बहराइची होगा, सईद सलार मसूद गाची की दरगाह वहीं पर जो है ये भी पहुंच गया। ठीक है ना, ये भी आप बता देना सरची। तो ये कहां राइट आंसर होगा सरची? ये मतलब बहराइच सैयद सलार मसूद गाची की दरगाह, क्योंकि वहां पर जो महाराजा सोहेल देव थे, मंदिर वगैरह थे वहां के, उन्होंने नष्ट किया, पुस्तकालयों से संस्कृत ग्रंथों को भी प्राप्त किया बहराइच से। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही में उत्तर प्रदेश के किस पक्ष पर सबसे अधिक बल दिया था? तो संगीत के विकास पर, शिकारों के शौकों पर, युद्धों के विस्तार, प्रजा के कल्याण और धार्मिक कार्य। तो ये आप बताएंगे सर। तो हमारा तो आप होगा प्रजा के कल्याण और धार्मिक कार्य। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास कितने नए फलों के बाग? तो सर जी 1200। अब कुछ ऐसे पॉइंट रहे होंगे जो मैंने ना कराए हैं, उन्हें आप यहां जगह कर भी लेंगे। ठीक है, इक्का दुक्का ही ऐसा होगा। बाकी जैसे अब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अब जब हिस्ट्री वाले सर होंगे तो वो इन क्वेश्चनों को कराएंगे। ठीक है ना, वो आएंगे एकदम राइट तरीके से, आप इन्हें करना। और आगे चलते हैं भैया जी। ये पॉइंट तो आपने कर लिए एकदम शानदार वे में। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। तो आप लिखेंगे, एक नाम कर देना सर जी, लोधी वंश। ये पांचवा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। ठीक है, ये एक वंश लोधी वंश जो आपका 1451 से स्टार्ट हुआ और ये 1526 तक बढ़ा था सर। ये कब से कब तक? तो मेरे साथी आप बताएंगे, ये 1451 से 1526 तक। अब इसके संस्थापक की यदि हम बात करेंगे सर जी, लोधी वंश का जो फाउंडर था, लोधी वंश का जो संस्थापक, मीन्स आप लिख देना फाउंडर। लोधी वंश के किसकी बात? तो फाउंडर आप बताएंगे कौन था? लोधी वंश का फाउंडर बहलोल लोधी। कौन थे? तो भैया आप करेक्ट कर देना, बहलोल लोधी। आगे बात समझ में। और ये बहलोल लोधी, इसका समय 1451 से ये 1489 तक ये बैठा था। बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ये पहला अफगान था सर जी। इब्राहिम लोधी कहां आ गया भैया? अभी बहलोल लोधी, बकलोल ना होगा, बहलोल लोधी होगा। ठीक है, अब बहलोल लोधी गद्दी पर बैठ गया और आज ये जब गद्दी पर बैठा है तो इसने देखो पहली बार दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान था। ये अफगानी थे। इससे पहले दिल्ली की गद्दी पर तुर्क बैठे थे। ये जितने भर भी 4 वंश आए वो सभी के सभी तुर्क थे। और इसके बाद जो लोधी वंश था ये अफगान और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक, पहली बात तो यही मैं बता दूं, बहलोल लोधी।
और दिल्ली सल्तनत में 320 वर्षों तक इन 5 वंशों के सुल्तानों ने शासन किया। और इन 5 वंश के जितने भर भी सुल्तान रहे, सबसे अधिक समय तक इसने 38 वर्षों तक शासन किया था। आप देख सकते हैं सर, इसने कितने 38 वर्षों तक सबसे अधिक समय तक शासन किया। चलो भैया जी, अब एक और चीज है भैया जी, जब ये राज सिंहासन पर बैठा और विजय अभियानों के लिए जाता था तो यहां पर एक जौनपुर था, क्योंकि जौनपुर मैं पढ़ाऊंगा सर की साम्राज्य, ये स्वतंत्र हो गया था जौनपुर। और सभी की निगाह कहां थी, तो मैं यहां पर दिल्ली बना दूं। यहां पर ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र दिल्ली था, ठीक है। अब सभी की निगाह, चाहे कन्नौज, ये तो वैसे इनके अधीन थे। अब ये जो जौनपुर है, अब जैसे ही ये बहलोल लोधी अदर जैसे गुजरात गया कहीं अटैक करने, तो ये भैया जी तुरंत निकले और यहां दिल्ली पर अटैक करने पहुंच जाएं। कहां पर? दिल्ली पर अटैक करने पहुंच जाए। अब फिर क्या है, जब बहलोल लोधी आया, इन्होंने कई बार अटैक किए थे दिल्ली पर, क्योंकि सभी की निगाहें, आप सभी को पता है भाई, दिल्ली की गद्दी पर पहले से ही रही है। अब क्या है, अब बहलोल लोधी ने अपनी सेना बढ़ाई है और सरची बढ़ाकर अब क्या, तो पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, जौनपुर की निर्णायक विजय। एक हेडिंग, जौनपुर की निर्णायक विजय। भाई पहले जौनपुर को ही जीतो, जौनपुर की निर्णायक विजय, इस तरीके से करना होगा। जौनपुर की निर्णायक विजय, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि यही थी कि जौनपुर का दिल्ली साम्राज्य में विलय करना, ये सबसे बड़ी इसकी जो है उपलब्धि रही मेरे भैया कि, और उपलब्धि क्या थी, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि जौनपुर का दिल्ली में विलय करना, ठीक है। 1479 की बात है, सरकी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है। तो ये 1479, 79-80 हो गया ना, ये 89, 1479 में, ठीक है, 1479 ईस्वी में, ठीक है, सरकी वंश अब तो अंत ही कर दिया, सरकी वंश के अंतिम शासक, यहां लिख देंगे अंतिम शासक, और शासक का नाम क्या था भैया जी, अंतिम शासक इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है। इब्राहिम शाह सरकी को, एक सेकंड रुकेंगे भाई, चलो जी, ये पॉइंट क्लियर है आप सभी का, ये पॉइंट क्लियर है ना। अंतिम शासक मेरे साथी, जौनपुर की निर्णायक विजय। 1479 में सरकी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम शाह सरकी को पराजित कर, सरकी को क्या कर, तो आप लिख देना पराजित कर जौनपुर को, हाँ सर, पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा जी, दिल्ली सल्तनत में मिलाया, आकी बात समझ में ना। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा कि भैया जी कि जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने, तो बहलोल लोधी ने। अब इस पर आज जौनपुर जो स्वतंत्र हो गया था तुगलक वंश में, और वो आज किसके अधीन हो गया, फिर दिल्ली के अधीन हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, दिल्ली के अधीन, ठीक है। चलो जी सर, मेरठ और टोपरा एक है, अलग अलग हैं। मेरठ अलग हो गया, टोपरा जो पड़ता है वो हरियाणा के यमुनानगर में, और किसी किसी किताब में सहारनपुर दे रखा है, लेकिन वो हरियाणा का यमुनानगर है। ये पॉइंट एकदम करेक्ट कर देंगे आप
सभी को कर देना, ठीक है। और सर जी एक और बात है, आज जब विजय हो गई, विजय प्राप्त हुई, तो यहां जगह अब क्या है, अब क्या है भैया जी, जब विजय, अब मैं यहां लिख दूंगा, तो बहलोल लोदी ने अपने पुत्र बरबक को, भाई इन्हें थोड़ी छोड़ देंगे, अपने पुत्र बरबक को यहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया, ठीक है। आप तो यही लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। बहलोल लोदी ने बहलोल लोदी ने विजय के उपरांत, जब विजय प्राप्ति कर ली इस पे, विजय के उपरांत 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 अपने पुत्र अपने पुत्र अपने पुत्र बरवक को, ऐसे लिख देना, बरवक को यहां का सूबेदार बनाया, यहां का सूबेदार बनाया। आ गई बात समझ में, यहां का क्या भैया जी, सूबेदार बनाया। चलो, ये बार बार अटैक कर रहे थे, ये आराम से नहीं बैठ रहे थे। अब क्या है, बहलोल लोदी ने अटैक, और अटैक के बाद मेरे साथी पराजित, अंतिम शासक इब्राहिम शाही खत्म, और साथ ही यहां का जो सूबेदार बहलोल लोदी ने अपने पुत्र, और पुत्र का नाम था बरबक, बरबक को यहां का सूबेदार बना दिया। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी मेरे भाई बहन को कोई डाउट हो है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट रहा। आगे बढ़ो जी। अब इसके बाद राज सिंहासन पर बैठा सिकंदर लोदी। इसके बाद भैया जी एक और आया, ठीक है ना, एक सुल्तान लोदी वंश का सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी को आप लिख दो, और ये आपका 1489 से 1516, कहीं कहीं 17 भी मिलेगा, ठीक है ना, कहीं कहीं 16 भी है, ठीक है। तो 1516 17 आप कर देना, 1489 से 1516 17 होगा वो, ठीक है। 1516 17 कर देना, ठीक है, ये कर देना सिकंदर लोधी, ठीक है। गुरुजी सर की साम्राज्य क्यों ना कराऊंगा भैया, पहले इसे तो हो जान दो, आज ये अब खत्म हो जाएगा, फिर सर की चलेगा, ठीक है, फिर सर की चलेगा। हो गई भैया जी, ये बात करेक्ट है। अब आते हैं भैया जी सिकंदर लोदी की तरफ। ये जो आगरा जो शहर है ना, ये आगरा, ये वाला जो आगरा, ये बसा हुआ है, दो राज्यों की सीमाओं से लगता है। इधर आपको राजस्थान, ये तो सभी को पता ही है, और इधर कौन सा था, मध्य प्रदेश, है ना, इधर कौन सा था, मध्य प्रदेश। ये दो राज्यों की सीमाओं से सर 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर को बसा दिया। 1504 ईस्वी में आगरा नामक 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर को बसाया, आगरा नामक शहर को बसाया। आगे बात समझ में, आगरा नामक शहर। अब क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ये तो बहुत बार आता है, ठीक है। सरची आगरा नामक शहर को किसने बसाया, तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। राजस्थान के राजपूत राजाओं, उत्तर प्रदेश की इटावा, बयाना व ग्वालियर की विद्रोह पर कड़ी नजर रखना चाहता था। देखो ये क्यों, जो राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, भाई ये तो दिल्ली में यहां बैठ गया, ठीक है। अभी यहां से अटैक करते थे बार बार, और क्योंकि यमुना नदी है सारी जो है, मतलब कि बेतवा वगैरह नदी निकली जा रही है यहीं से, तो इसका कारण क्या था, एक तो राजस्थान के राजपूत राजा हो गए,
एक साथी इटावा और बयाना, बयाना के जो सूबेदार वगैरह जो थे उन पर कड़ी नजर रखने के लिए यहां पर इसने आगरा को बसा दिया। यहां पर क्योंकि राजस्थान से तो अटैक हो रहे थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ जाता है क्यों बसाया। तो राजस्थान की राजपूत राजाओं और उत्तर प्रदेश इटावा, बयाना, ग्वालियर, और ग्वालियर कहां, मध्य प्रदेश में है। तो अब उद्देश्य है क्या, क्यों, तो यही तो क्वेश्चन है, क्यों बसाया, क्या ऑब्जेक्ट था। तो आप करेंगे सर्च ही राजस्थान के राजपूत राजाओं, ये भी तो आ जाता है क्यों बसाया। तो राजस्थान लिखो पहले, राजस्थान के राजपूत राजाओं, राजस्थान की राजपूत राजाओं, हाँ सर, राजस्थान की राजपूत राजाओं, एक तो ये हो गई। वे उत्तर प्रदेश के, वे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के इटावा व बयाना, बयाना जो क्षेत्र पड़ता है यहीं, बयाना एक उत्तर प्रदेश के इटावा बयाना, वे ग्वालियर के, ग्वालियर के, ग्वालियर के विद्रोहियों पर, ठीक है, ग्वालियर के विद्रोहियों पर, विद्रोहियों पर, ठीक है, ग्वालियर के क्या होगा सर जी, विद्रोहियों पर कड़ी नजर रखने के लिए, कड़ी नजर रखने के लिए, कड़ी नजर रखने के लिए, ये पॉइंट आपको कर देना है। आ रही है बात समझ में। इसलिए भैया जी इब्राहिम शाह नहीं है, हुसैन शाह है। बताऊंगा, अभी धैर्य पकड़ो, ठीक है ना। अभी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो इसे आप एक बार पहले करो तो सही। मैंने इब्राहिम कर दिया, एक सेकंड रुको भाई, भाई माफी चाहूंगा भाई, इसे भाई ये तो गलती हो गया रियली में। अच्छा, मैंने हुसैन शाह सर की होगा भाई, इसे कर लेंगे, गलती हो जाता है, इसके लिए माफी चाहूंगा। हुसैन शाह सर की, इब्राहिम कैसे हो गया, हुसैन शाह सर की होना चाहिए, अंतिम शासक था, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसे आप हुसैन शाह सर की कर लेना, ठीक है। चलो जी, अब कुछ नहीं कहेंगे गुरु जी, कट्ट पट्ट करने तो भैया क्लास बस ली है ही, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि एक घर में शादी सी है, तो 3 बजे तो रात सोए और 9 बजे से कक्षा है, तो मैं घर गया, तो सुबह उठते ही तुरंत इधर को आया, क्लास भी रेडी करी, तो अब आंख झपकी पड़ी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये आप करेंगे। अब दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात ये होगी आपकी, अब इसने 1506 में अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी। ठीक है, अब राजधानी कब की बात है, 1506 में, 1506 में राजधानी आगरा स्थानांतरित, राजधानी आगरा स्थानांतरित। अब कहने का मतलब हो गया स्थानांतरित, ये कर देना। अब और मुगल काल में अंत तक ही देखें, क्योंकि फिर तो शाहजहां ही बदलेगा, शाहजहां फिर राजधानी कहां से, मुगल बादशाह आएगा, और वो ठीक है, वो शादी कहां से, मतलब अरे मेरी शादी ना है तुम, ठीक है, मेरे तो एक तो आप ही जो है सर की वंश से करवाऊंगा बहन जी, गुंजन जी कल होगा सर की वंश, ठीक है, कल हो जाएगा सर की वंश, आप धैर्य तो रखो, ठीक है, सर की वंश भी होगा, तो इसलिए मैंने बीच में वो इसलिए ना छेड़ा कि यहाँ पर ये लोधी वंश है, तो ये कंप्लीट हो जाएगी दिल्ली सल्तनत, फिर सरकी आएंगे, सरकियों के बाद मुगल, और मुगलों के बाद अवध, अवध के बाद आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री चल जाएगी। हम मनीष कुमार जी कहां से हो आप, ये तो बताओ एक बार है। एक बार बताइए मनीष जी कहां से हो। 1506 में राजधानी आगरा स्थानांतरित, ये आप एकदम करेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये आप एक बार करेक्ट कर देंगे।
और मुगल काल तक देखे अंत तक ही भैया जी ये इनकी राजधानी रहती है। चलो यहां तक पॉइंट करेक्ट हो गया। ये एग्जाम ओरिएंटेड ना है, मतलब ये हर परीक्षा में आ रहे हैं क्वेश्चन और नु कह रहे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड कराओ बस जी। अच्छा, मतलब कि जो है मेहनत करना ही ना चाह रहे, मेहनत करना ही ना चाह रहे तनसीसी भी। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर चलेंगे भैया। अगला पॉइंट क्या होगा? अब ये जो सिकंदर लोदी है, इसका जो है भैया संभल, ये रहा ना संभल, संभल से एक गहरा लगाव था। ठीक है, इसका क्या होगा? इसका संभल से गहरा लगाव था। और इसने संभल को अपनी अस्थायी राजधानी भी बनाया। ठीक है, तो संभल को ऐसे कर देना, संभल को, इस संभल को अपनी, संभल को अपनी अस्थायी राजधानी, कैसी भैया जी? अस्थायी राजधानी, अस्थायी राजधानी बनाया। और यहीं पर ही तो जब बाबर अटैक करेगा तो बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर वकी। और मीर वाकी मेरे साथी इसी संभल अयोध्या, भाई वो अयोध्या भी जाएगा और यहाँ पर एक मस्जिद वगैरह वो तो अयोध्या में बनवाएगा, लेकिन संभल की एक जामा मस्जिद का भी निर्माण होगा उसी के बाबर के टाइम पर। ठीक है, चलो इसे खत्म कर लो जी, बाकी और कुछ भी ना है। जौनपुर का पूर्ण विलय कर लेता है भैया जी। जौनपुर में, जौनपुर में कौन था? तो आप इस पॉइंट और कर देंगे। जौनपुर में था बहलोल लोधी का पुत्र था बरबक, है ना? ठीक है, तो जौनपुर में ऐसे कर देना, जौनपुर में बरबक को पराजित कर, जौनपुर में बहलोल मतलब बरबक, बरबक ही तो सूबेदार था, बरबक को, बरबक को पराजित कर, बरबक को पराजित कर, ठीक है ना, पराजित कर, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से जौनपुर, ठीक है ना, पूर्ण रूप से जौनपुर पर अधिकार, जौनपुर पर क्या अधिकार, एकदम करेक्ट होगा सर। और इन्हें आप कर लेना। इसके बाद इसमें कुछ भी ना है। इसके बाद तो भैया हाँ, आराम बाग था मीर बाकी ने, वो तो आगरा में था। ठीक है, वो आगरा में था। चलो जी, जो आपकी 50 बुक है सर उन्हें भी देख लिया करिए, मतलब चलो ठीक है, तो इन्हें आप जो है करेंगे। अरे भैया इनमें है ही ना, अब ये दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे थे, ये बैठे कहां पर है? दिल्ली के राज सिंहासन पर। अब जो जो इन्होंने पॉइंट उत्तर प्रदेश में किए हैं मैं उन उत्तर प्रदेश ही तो कराऊंगा, और जो ना किए उन्हें कैसे करा दूं? ठीक है, तो इसी के साथ भैया आगे जो है कल मिलेंगे सर की साम्राज्य के साथ। कल आपसे मुलाकात होगी सर की साम्राज्य। ठीक है, तो इन्हें करेंगे बढ़िया तरीके से। और ये खत्म ही हो गया, इब्राहिम लोदी अंतिम था, बाबर अटैक करेगा, फिर मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है, तो इसमें और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है ही ना जिन्हें मैं आपको बताऊं या कराऊं। ठीक है, तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।